नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में पारित, राज्यसभा से पारित कराना सरकार की बड़ी चुनौती। खनन बिल सेलेक्ट कमेटी के पास। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से, नीतीश कुमार करेंगे विश्वास मत हासिल, जेडीयू ने जारी किया व्हिप। अब किसी अलगाववादी नेता को नहीं किया जाएगा रिहा, चौतरफा दबाव के बाद जम्मू कश्मीर सरकार का ऐलान। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में सेशल्स पहुंचे प्रधानमंत्री, कहा हिंद महासागर के देशों के साथ मजबूत रिश्ता भारत के हित में। भारत पहुंचा सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला विमान, 5 महीने में लगाएगा दुनिया का चक्कर, विमानन क्षेत्र में बड़ी क्रांति का आगाज। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। इस बिल पर विपक्ष का भारी दबाव झेल रही सरकार की तरफ से आखिरी समय में कई संशोधन पेश किए गए। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो किसानों के फायदे में विपक्ष को कोई भी सुझाव मानने का के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लाए गए सभी संशोधन बहुमत से खारिज हो गए। भूमि अधिग्रहण बिल 9 संशोधनों के साथ लोकसभा में पास हो गया। No, I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill as amended is passed. सरकार के पास लोकसभा में पर्याप्त संख्या है, लेकिन विपक्ष के दबाव में सरकार ने निजी स्कूलों और अस्पतालों के लिए जमीन अधिग्रहण संबंधी संशोधन वापस ले लिया। इसके अलावा सरकार की तरफ से औद्योगिक गलियारों पर भी विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की गई। हमने इसमें जो दूसरी अमेंडमेंट जो आज हमने पेश की है, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक्विजिशन भी सरकार की तरफ से होगी या सरकार की कोई एजेंसी जो कोई कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कोई बॉडी या बोर्ड, और उसका 1-1 किलोमीटर तक ही उसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माना जाएगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश के किसानों को भी कि उनके हितों को कम से कम हमारी सरकार किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देगी। हम चाहते हैं कि इस देश के किसानों के हितों पर भी चोट न पहुंचे और साथ ही साथ इस देश का विकास भी किसी भी सूरत में बाधित न हो। लेकिन भूमि अधिग्रहण के लिए 80% किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन पर सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी इन दोनों मसलों पर कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया। पिछले 5 साल से जिस जमीन पे कोई काम नहीं हुआ, हजारों एकड़ जमीन उन किसानों को वापस देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही माना है, मगर उस क्लॉज को आज ये खत्म कर रहे हैं। इस देश में 500 केस चल रहे हैं, 500 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जहां पे जो किसान इस कानून के ऊपर अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं, आज इस कानून के बाद उन किसानों को जमीन वापस नहीं मिलेगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ। बीजेपी के लिए थोड़ी राहत की बात ये रही कि उसके सहयोगी दलों अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने बिल का समर्थन किया। बीजेडी ने भी ज्यादातर संशोधन वापस ले लिए, लेकिन राज्यसभा में अगर बीजेडी मतदान में हिस्सा नहीं भी लेती है तो सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। इसके अलावा शिवसेना और स्वाभिमानी पक्ष सरकार के 2 सहयोगी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ खान और खनिज बिल पर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार के चलते राज्यसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। नियमों को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई दफा बहस भी हुई और आखिरकार सरकार विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास भेजने पर राजी हो गई। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2015 के मुद्दे पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो एकजुट विपक्ष खान और खनिज संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने पर अड़ गया। विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के जेसुदासु सीलम और शांताराम नाइक के अलावा सीपीएम सांसद पी राजीव ने भी रखा। How this house can pass these bills without the scrutiny of the parliamentary standing committee. विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव के बाद सरकार ने लचीला रुख दिखाया। सरकार ने विपक्ष से आग्रह किया कि विधेयक की फौरी जरूरत को देखते हुए इसे पारित करने में सहयोग करे। आपका जो सुझाव अगर मान लिया जाए तो उसका पहला असर है कि दी ऑर्डिनेंस विल लैप्स। दूसरा असर है कि जमीन किसी और की होगी, नीचे मिनरल किसी और का होगा। तीसरा असर यह है कि इन ट्राइबल स्टेट्स को, जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है, अभी पैसा नहीं मिलेगा जब तक ये कानून नहीं आएगा। इसका
What purpose are we trying to achieve by this delay? सदन को प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो बिल जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह बिल देश में आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने वाला है, यह विवेकाधिकार को शून्य करने वाला है, यह आदिवासियों को उनका हक दिलाने वाला है और यह रोजगार का सृजन करने वाला है। यह बिल जितनी विलंब से पास होगा, इसमें देश का नुकसान होगा, रोजगार का नुकसान होगा, गरीब मजदूरों का नुकसान होगा और आदिवासियों को जो हक मिलने वाला है डीएमएफ के माध्यम से इस बिल में, उसका भी नुकसान होगा। सरकार ने विपक्ष से चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन एकजुट विपक्ष ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने पर वोटिंग कराने की मांग की। दोनों पक्षों के सांसदों ने अपनी दलील को पुख्ता आधार देने के लिए कई नियमों का उल्लेख किया। लगातार 1 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रही और इस बीच सदन छोटे अंतराल के लिए 3 बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने समाधान तलाशते हुए पहला आधा घंटा इस पर चर्चा के लिए आवंटित किया और इसके बाद प्रवर समिति के पास भेजने पर वोटिंग कराने का फैसला किया। चर्चा 2 घंटे तक चली और इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी। ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट्स हैं, एक बार नहीं 4-4 बार ऑर्डिनेंस हुए हैं। अगर आप सिलेक्ट कमेटी में इसको भेजते हैं और सिलेक्ट कमेटी में जब एक बार डिसीजन होता है कि सिलेक्ट कमेटी में जाने के लिए जो लॉ आज एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्डिनेंस के रूप में, वो एक्सटेंड किया जा सकता है। आपके पास उसकी पावर है। हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन चर्चा कराने के पहले हर क्लॉज पर, हर बिंदु पर सिलेक्ट कमेटी में चर्चा कराना चाहते हैं, इसलिए हम सिलेक्ट कमेटी की मांग करते हैं। आखिरकार उपसभापति पीजे कुरियन ने इसे बुधवार सुबह तक के लिए टाल दिया। प्रवर समिति की रूपरेखा के साथ साथ समय सीमा बुधवार को तय की जाएगी। विशाल दाहिया, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बचाने की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अलगाववादियों की रिहाई का मसला सोमवार को फिर संसद में उठा। मसर्रत आलम की रिहाई के मामले पर घमासान जारी है। बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेताओं के खिलाफ सख्त तेवर अख्तियार किए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। सरकार हो अथवा कोई भी अलायंस की सरकार हो तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी है तो ये देश है, देश की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है। संसद में भी इस मामले पर विपक्षी दलों ने लगातार दूसरे दिन सरकार को घेरा। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से इस मसले पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। कांग्रेस ने भी सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है और जो आतंकवादियों को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में फिर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना चाहती, और कश्मीर जो शांत कश्मीर है उस कश्मीर को वो फिर अशांत करना चाहती। इस पे तत्काल जो है सरकार को जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, गृह मंत्री को तुरंत आना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि केंद्र की ओर से राज्य सरकार से मसर्रत की रिहाई के बारे में पूरी जानकारी तलब की गई है। कल आपने एक तथ्य पूछा, वो स्पष्ट हमने कर दिया। सर, लेटर नोटिस बी गिवन with authenticated facts. One moment it is 10,000, next moment it is 800. Now he has only one name. The house can't be media driven. लोकसभा में भी शून्यकाल के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने मसर्रत आलम की रिहाई का विरोध किया और कुछ और अलगाववादी नेताओं की रिहाई की खबरों पर सरकार से सफाई मांगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में और गृह मंत्री ने दोनों सदनों में इस मामले पर बयान दिया था। उधर पीडीपी ने कहा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत राज्य में राजनीतिक सुलह की प्रक्रिया जारी रहेगी और सरकार बंदियों के मामले में अदालत के निर्देशों का पालन करेगी। कृति मिश्रा के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और मसर्रत आलम की रिहाई पर हुई भारी राजनीतिक उठापटक के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि अब किसी अन्य आतंकवादी या राजनीतिक कैदी की रिहाई नहीं की जाएगी। राज्य के गृह सचिव सुरेश कुमार ने बयान दिया। गृह सचिव ने यह भी साफ किया कि मसर्रत के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा कानून फिर से नहीं लगाया जाएगा। इस बीच उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह समेत प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। प्रदेश के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष को मसर्रत की रिहाई के बाद की घटनाक्रम की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने पीडीपी से समर्थन वापस लेने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी हो सकती है। 28 मार्च को होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बारे में फैसला लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं के लिए जारी खुली चिट्ठी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है।
पीएसी से बाहर करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाले जाने की तैयारी हो चुकी है। पार्टी ने उन्हें निकालने का संकेत दिया है। 28 मार्च को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दोनों के बारे में फैसला हो सकता है। पार्टी के अंदर संगठन है, कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय काउंसिल है, पीएससी है, जो भी चीजें आएंगी और पहले भी फैसला करते रहे संगठन की कमेटियां और आगे भी जरूरत पड़ेगी फैसला करेंगे। पार्टी के 4 नेताओं संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और पंकज गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी लिखी है। इसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शांति भूषण पर कार्रवाई का कारण बताया गया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रशांत भूषण ने दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को फोन करके दिल्ली में चुनाव प्रचार में आने से रोका और चंदा देने से मना किया था। प्रशांत भूषण ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की छवि खराब करने की धमकी दी और दिल्ली डायलॉग की बैठकों में शामिल होने से भी मना किया। वहीं योगेंद्र यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ नेगेटिव खबरें छपवाई थीं। चुनाव के दौरान आवाम ने पार्टी की छवि खराब करने की कोशिशें की थी, जिन्हें प्रशांत भूषण और शांति भूषण ने खुलकर सहयोग किया था। जहां प्रशांत भूषण ने पार्टी में बने रहने की बात कही है, वहीं योगेंद्र यादव ने विधायकों पर उनके खिलाफ दबाव बनाने का आरोप लगाया है। जबकि खुला सच का संवाद शुरू हो गया है, तो कम से कम ये जो खबरें आ रही हैं कि तमाम साथियों पे दबाव डाला जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ बयान दें, दिल्ली के एमएलए लोगों से जोर जबरदस्ती से हमारे खिलाफ दस्तखत करवाए जा रहे हैं, ये सब बंद करें। This party was founded on very high principles and ideals of transparency, inner party democracy, Swaraj and accountability. And I will continue to fight for that. We had not come to make another political party which is just a machine to win elections by any means. योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को 4 मार्च को पीएससी से निकाले जाने के बाद पार्टी के नेता मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में अरविंद केजरीवाल के दबाव में इस कार्रवाई का आरोप लगाया था। जितनी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी पैठ बनाई थी, उतनी ही तेजी से पार्टी अब बिखरती नजर आ रही है। आंतरिक लोकतंत्र का दावा करने वाली पार्टी अब एक शख्स के आगे झुकती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का अभिभाषण होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करेंगे। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। नीतीश कुमार को जिन 130 विधायकों का समर्थन हासिल है, उनमें आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5 और सीपीआई के 1 विधायक के साथ साथ एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है। 20 फरवरी को जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने नीतीश कुमार को नई सरकार बनाने का न्योता दिया था, जिसके बाद 22 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्यसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 13 मार्च है। मतदान 20 मार्च को होना है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की 1-1 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने दलित नेता अमर शंकर साबले को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा के निधन की वजह से खाली हुई थी, जबकि पश्चिम बंगाल से सीट टीएमसी नेता सृंजॉय बोस के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राज बब्बर ने उत्तराखंड से नामांकन पत्र दाखिल किया। यह सीट कांग्रेस नेता मनोरमा शर्मा के निधन की वजह से खाली हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी है। एक अहम फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल का ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है और इसलिए वो सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के तहत आता है। हालांकि खंडपीठ ने साफ किया कि नियमों के तहत अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए सुझावों को आरटीआई के तहत नहीं बताया जा सकता। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि आरटीआई के तहत अटॉर्नी जनरल का कार्यालय पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दीमापुर हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर नागालैंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने नागालैंड सरकार से जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने को कहा है। 5 मार्च को दीमापुर सेंट्रल जेल से दुष्कर्म के आरोपी को खींचकर लोगों ने पीट कर मार दिया था, जिसके बाद से राज्य में तनाव है। हालांकि दीमापुर में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं।
महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद डीपी यादव समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि इस मामले में डीपी यादव समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 28 फरवरी को दोषी करार दिए जाने के बाद डीपी यादव ने सोमवार को विशेष अदालत में समर्पण किया था। दादरी से विधायक रहे महेंद्र भाटी की 13 सितंबर 1992 में हत्या हुई थी। भंगेल रोड पर रेलवे फाटक पर उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या की गई थी। जिसने जैसा किया यहाँ पे उसका भुगतान यहीं करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा, और वो यहीं भुगतना पड़ेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। माननीय अदालतें जो हैं वो जो निर्णय दे रही हैं, जो सोच रही हैं, समझ रही हैं, मैं समझता हूँ वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। इससे एक बहुत बड़ी जो सच्चाई है वो हमारे सिस्टम के बारे में सामने आती है। हमारी जो लचर न्याय प्रणाली है और जो हमारी इलेक्टोरल सिस्टम है जिसमें चेंज की बहुत जरूरत है। देश भर में स्वाइन फ्लू से पीड़ितों की तादाद 26,000 के पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 26,455 लोग H1N1 वायरस से पीड़ित हैं और इस बीमारी से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के खाद्य मंत्री हेम सिंह भडाना भी स्वाइन फ्लू टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से स्वाइन फ्लू के मद्देनजर उठाए गए कदमों को लेकर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते की मियाद दी है। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। है आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफर। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। साल दर साल देश ने देखा पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, 18 विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव, शानदार और निष्पक्ष कवरेज। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में देर रात सेशल्स पहुंचे। सेशल्स में प्रधानमंत्री की आज राष्ट्रपति जेम्स मिशेल के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। इसमें समुद्री सुरक्षा और विकास में सहयोग मुख्य मुद्दे भी शामिल हैं। India and Seychelles are also working together on a host of other things. These include maritime security. These include how we can cooperate better in terms of anti-piracy measures. Also, we are both engaged in working together in the field of renewable energy. So, we expect discussions to cover all these 3 elements. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका से बेहतर रिश्तों पर जोर दिया है। हिंद महासागर क्षेत्र की यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बयान में उन्होंने इन देशों के साथ रिश्तों को सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी बताया। 3 देशों की यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के बाद मॉरिशस और फिर श्रीलंका जाएंगे। इन देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में समझौते होने हैं। तीनों ही देश हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ते हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ बेहतर संबंधों को भारत सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। इस अहम क्षेत्र को भारत अपने घर जैसा ही मानता है। प्रधानमंत्री मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को भी संबोधित करेंगे। विदेश सचिव एस जयशंकर के मुताबिक इन देशों के साथ भारत समुद्री व्यापार और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की योजना बना रहा है। I did mention to you the blue economy area and the fact that with all of them we have different levels of security cooperation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के पुनर्निर्माण में सहयोग की घोषणा भी करेंगे। वे श्रीलंका में तमिलों के इलाके जाफना भी जाएंगे और वहां विस्थापित तमिलों के लिए भारत के सहयोग से बने बनाए घर उन्हें देंगे। श्रीलंका में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली यात्रा है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भारत का दौरा कर चुके हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। निर्भया पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक लेस्ली उडविन का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री पर लगाया गया प्रतिबंध लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही नागरिक मूल्यों की वापसी होगी, क्योंकि देश की अदालतें सरकार की कठपुतली नहीं हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में लेस्ली उडविन ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने जैसा है। भारत ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया है और उसे कानूनी नोटिस भी भेजा है। पाकिस्तान में मौत की सजा के सभी मामलों पर अमल होगा। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने फांसी की सजा पर लगी रोक हटा ली थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद उन सब लोगों को फांसी देने का रास्ता साफ होगा जिन्हें मृत्युदंड दिया जा चुका है और जिनकी दया याचिका खारिज हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक करीब 8,000 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इनमें से 1,000 ऐसे हैं जिनकी दया याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। नाइजीरिया के बाउची में हुए एक आत्मघाती हमले में 34 लोग मारे गए हैं। भीड़भाड़ वाले बाजार में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की तादाद अभी और बढ़ सकती है। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। माना जा रहा है कि हमले के पीछे आतंकी संगठन बोको हराम का हाथ है। इससे पहले रविवार को पूर्वोत्तर नाइजीरिया के मैदुगुड़ी शहर में 3 बम विस्फोटों में 58 लोगों की जान चली गई थी। आतंकवादी संगठन बोको हराम ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। यूक्रेन संकट को लेकर यूक्रेनी सेना और अलगाववादियों के बीच गोलीबारी के संघर्ष में कमी आ गई है, लेकिन संघर्ष के खत्म होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। कल नाटो सेना ने विवादित क्राइमिया प्रायद्वीप के नजदीक सैन्य अभ्यास किया। मंगलवार को शुरू हुए इस अभ्यास के दौरान नाटो देश रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं। अभ्यास में अमेरिका, कनाडा और इटली और तुर्की की सेना खासतौर पर हिस्सा ले रही हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको का कहना है कि अलगाववादियों ने हाल के दिनों में पूर्वी यूक्रेन से अपने हथियार हटाए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। करीब 1 साल से पूर्वी यूक्रेन पर तनाव बना हुआ है। और बात करते हैं वर्ल्ड कप की। शिखर धवन के शानदार शतक से भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। विश्व कप में अब तक टीम इंडिया अजेय रही है और अपने पूल में सभी 5 मैच जीतकर टॉप पर है। उसने पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त दी है। क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की जीत का सफर जारी है। आयरलैंड को भारत ने 8 विकेट से हरा दिया। 260 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी भारतीय टीम ने 37वें ओवर में 2 विकेट खोकर आसान जीत दर्ज की। रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 174 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा 64 रन बनाकर थॉमसन की गेंद पर बोल्ड हुए। वहीं शिखर धवन भी 100 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विराट कोहली 44 और अजिंक्य रहाणे 33 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम 49 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 259 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से नियाल ओब्रायन ने 75 और कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड ने 67 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लिए। सुरेश रैना, उमेश, मोहित और रविंद्र जडेजा को एक सफलता मिली। इसके साथ ही टीम इंडिया विश्व कप में लगातार 9 मैच जीतने वाली भी पहली टीम बन गई है। टीम इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को हराकर अपने विजयी अभियान का आगाज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के सफर पर निकला सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला विमान सोलर इंपल्स 2 गुजरात के अहमदाबाद में पहुंच गया है। 9 मार्च को अबुधाबी से निकला ये विमान तय समय से काफी देर बाद अहमदाबाद पहुंचा। विमान कुछ दिन अहमदाबाद में ही रुकेगा। अहमदाबाद के बाद ये विमान वाराणसी जाएगा, जहां से इसे म्यांमार और चीन का अपना सफर शुरू करना है। ये विमान 5 महीने में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। इस कंपनी के मालिक 2 पायलट हैं और वो खुद इसे उड़ा रहे हैं। दुनिया का चक्कर लगाने के दौरान ये लोग सौर ऊर्जा के अलावा किसी भी दूसरे ईंधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें लगी बैटरी सूरज की रोशनी से चार्ज होगी, ताकि उनकी मदद से रात में उड़ान भरी जा सके। और आइए अब आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में पारित, राज्यसभा से पारित कराना सरकार की बड़ी चुनौती, खनन बिल सेलेक्ट कमेटी के पास। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से, नीतीश कुमार करेंगे विश्वास मत हासिल, जेडीयू ने जारी किया व्हिप। अब किसी अलगाववादी नेता को नहीं किया जाएगा रिहा, चौतरफा दबाव के बाद जम्मू कश्मीर सरकार का ऐलान। तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में सेशल्स पहुंचे प्रधानमंत्री, कहा हिंद महासागर के देशों के साथ मजबूत रिश्ता भारत के हित में। भारत पहुंचा सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला विमान, 5 महीने में लगाएगा दुनिया का चक्कर, विमानन क्षेत्र में बड़ी क्रांति का आगाज।